जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं मैट्रिक्स का फोर्थ पार्ट लेकर के आया हूँ। इसके 3 पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं। तो इस जो चौथा पार्ट है, इसके अंदर हम लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम बताएंगे। लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करने का दूसरे मेथड भी 10th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। वहां जो हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे वहां दूसरे मेथड से सॉल्व करते थे, बट वहां पर हम वही लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर पाते थे जहां पे केवल 2 वेरिएबल होते थे। यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड से हम 2 से ज्यादा वेरिएबल, 3 वेरिएबल के ऐसा इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं जहां पे 3 वेरिएबल हो। बट ये अपने को ध्यान रखने हैं, जहां पे 2 वेरिएबल वहां होगा वहां पे 2 ही इक्वेशन बनेगा, और जहां पे 3 वेरिएबल होगा वहां पे 3 इक्वेशन बनेगा। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो solution of linear equation by matrix method। लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म फॉर 2 वेरिएबल्स, दो वेरिएबल वाले इक्वेशन हम यहां पे बता रहे हैं। जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। यदि 2 वेरिएबल होंगे, यहाँ 2 वेरिएबल दिख रहे हैं x और y। यदि 2 वेरिएबल होंगे तो 2 इक्वेशन होंगे। यदि 3 वेरिएबल होते तो 3 इक्वेशन लिखते हैं। ये जनरल फॉर्म है। शायद आपको ये देख के ध्यान आ रहा होगा, 10th में भी इसी टाइप का जनरल फॉर्म होता था, लेकिन हम दूसरा मेथड का यूज करते थे। यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जैसे मैट्रिक्स हम लिखते हैं उस टाइप का ये बना लेंगे, और x के जो कॉफिशिएंट है, जो ये वेरिएबल x है, इसके जो कॉफिशिएंट है उसको फर्स्ट रो में लिखेंगे, और जो y के कॉफिशिएंट है उसको हम सेकेंड रो में लिखेंगे। अब देखिएगा, x और y a1 a2 b1 b2 के साथ मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे x y को हम क्या कर लेंगे, बाहर दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेंगे, और यहाँ इक्वल है तो इक्वल, और यहाँ पे c1 c2। हम यहाँ पे इन मैट्रिक्स का कुछ नाम रख लेंगे। तो यहाँ पे लेट कर करके जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है इसको हम a मान लेंगे। a1 a2 b1 b2 इसको हमने मान लिया a। हमने बताया था किसी भी मैट्रिक्स को हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर में। अब देखिए ये वेरिएबल है, हम इसके लिए एक बड़ा वेरिएबल ले लेते हैं, और इस बड़े वेरिएबल में एक्स वाई हम यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पर जो ये है इसको हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और यहाँ पे हमने ले लिया C1 और C2। अब देखिए जब लेट करके लिखे हैं, अब जैसा ये है बिल्कुल यहाँ पर उसी तरीके से लिखेंगे। इसको हमने क्या माना, A, इसको हमने क्या माना, x, और इसको हमने क्या माना, b। तो x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके किसकी वैल्यू लानी है, x और y की वैल्यू लानी है। x और y की वैल्यू लानी है तो उसको एक तरफ रखेंगे ना भाई। तो ये a है, ये मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में जाएगा, तो उसको ऊपर लेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। ये है आपका फाइनल एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। हमें यहां तक पहुंचना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, इसके बाद हमारा सॉल्व होगा। यदि ये अपने को याद नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। अब ये देख के इसको और करके इसका एक और ऑप्शन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये देखेंगे कि ए इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स हमारे पुराने वीडियो जो इससे पहले वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट में, उसमें हमने ए इनवर्स के बारे में बताया है। ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मल्टीप्लाई में। हम इसको चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
ये दो वेरिएबल वाले थे, दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब यदि अपने को x की वैल्यू चाहिए, x का मतलब ये एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, हमें एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा उसी मैट्रिक्स का जो ये ए दिया हुआ है, और उसी मैट्रिक्स का अपने को क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट्स भी निकालना पड़ेगा, और लास्ट में जो ये बी दिया है इसके साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ये जितनी भी चीजें यहाँ पे दी हुई है यह हमारे पुराने वीडियो में है, जो कि हमने पहले से इसको बता चुका है। अब उसका यूज करके यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके हम एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अभी तक हम बता रहे थे जनरल इक्वेशन किसके लिए, दो वेरिएबल के लिए। अब हम जनरल फॉर्म किसके लेंगे, तीन वेरिएबल के लिए लेंगे। जनरल फॉर्म फॉर थ्री वेरिएबल्स। तीन वेरिएबल के लिए हम जनरल फॉर्म लेंगे। तो सबसे पहले इसका जो तीन वेरिएबल वाले हैं, हमने अभी बताया कि यहाँ पे तीन वेरिएबल होंगे, वहां पे कितने इक्वेशन बनेंगे, तीन इक्वेशन बनेंगे। यहाँ में अपने को तीन इक्वेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा a1x b1y और ऑर्डर में चलेंगे तो c1z। अब यहाँ पे इक्वल टू में d1 हो जाएगा। अब देखिए वहां पे यहाँ c1 था, c1 इसलिए था क्योंकि z नहीं था, तो यहाँ पे b1 हो गया था। तो अब यहाँ पे ऑर्डर में चलेंगे a1 b1 c1, तो यहाँ जो कांस्टेंट होगा वो d1 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा और ये तीसरा इक्वेशन। अब देखिएगा, याद आपको रखने हैं कि यदि दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल है तीन इक्वेशन। यदि यहाँ पे दो इक्वेशन लेते हैं तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ना आता। और याद रखने हैं कि जो यहाँ पे ए है, जो यहाँ पे आएगा वो स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं आएगा तो सॉल्व नहीं होगा। जो डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन होते हैं वो स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं। वहां पे कोई भी एलिमेंट आपका रेक्टेंगुलर या आपका वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इस फॉर्म में नहीं होता। अब यहां पर हमने जो x वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में, जो y के कोफिशिएंट है उसको सेकेंड कॉलम में, और जो z के कोफिशिएंट है उसको थर्ड कॉलम में। अब जो मल्टीप्लाई में यहाँ पे एज इट इज x y और z हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू यहां पर हो जाएगा d1 d2 d3। ठीक है। अब देखिएगा, इसको हमने a माना था तो ये a हो गया, इसको हमने x माना था x हो गया, इक्वल टू में इसको b, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू b। मतलब ये डिवाइड में गया तो ऊपर गया तो इनवर्स हो गया। ये आपका फाइनल है। इसको और करके हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू a इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a। यही मैट्रिक्स जो ये दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स, और ये इनटू में क्या हो जाएगा, b। ये यहाँ पे इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले अपने को कुछ ध्यान देना पड़ेगा। जब हम 10th क्लास में दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे तो वहां पे हम क्या ध्यान देते थे, वहां पे ध्यान देते थे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, कि इसका नो सॉल्यूशन होगा, कि इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। जैसा वहां पे तीन अलग अलग केस बनते थे उसी तरीके से यहाँ भी तीन अलग अलग केस बनेंगे। तो वहां पे हम रेशियो के फॉर्म से मालूम चलता था। जब a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता था तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन होता था, और यूनिक सॉल्यूशन के केस में जो दो स्ट्रेट लाइन है वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी। जहां पे इंटरसेक्ट करती थी वहां पे जो x और y का कोऑर्डिनेट मिलता था वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता था। और जहां पर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता था, उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता था। और नो सॉल्यूशन कोई आंसर ही नहीं आएगा, इसका मतलब वो दोनों लाइनें जो होती थी वो पैरेलल होती थी।
और पैरेलल होती थी और वो इनकंसिस्टेंट भी होता था, और जहां पर यूनिक सॉल्यूशन होता था वहां पे कंसिस्टेंट होता था। तीसरा जो केस था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, जहां पे तीनों इक्वल होते थे, वहां पर कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती थी। अब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन यदि इस तरीके से आ जाएगी, यहाँ पे कोई बता सकता है ये कितना पॉइंट आएगा? इसका कोई काउंट ही नहीं होगा, इतने पॉइंट आएंगे। ये भाई पूरा ये टच कर रहा है एक लाइन दूसरी लाइन को, इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल्स इनफाइनाइट पॉइंट्स आते थे, इसीलिए उसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता था। जहां एक जगह कट किया एक ही पॉइंट आया तो वहां यूनिक सॉल्यूशन, जहां कट ही नहीं किया नो सॉल्यूशन, जहां पे ये ओवरलैप हो गया मतलब कोइंसिडेंट हो गया, वहां पे क्या होता था? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता था। ये जो तीनों केस है, ये तीनों केस जो है कि वहां पे जो हम सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन उसके लिए होते थे, और वहां पे हम मैट्रिक्स मेथड का यूज नहीं करते थे। बट यहाँ पे हम मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो तीनों केस बनेंगे वो तीनों केस इस बेस पर बनेंगे। अब मैं उसी के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूं। केस यहाँ पे कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है, उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहां पे हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए लिखेंगे केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट लिखने से पहले सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी, या फिर x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A अपॉन उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स, ये डिटर्मिनेंट्स का साइन है, इंटू बी। अब देखिएगा इसी के बेस पर हमें मालूम चलेगा कि कहां पे यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब कहां पे कंसिस्टेंट होगा, कहां पे नो सॉल्यूशन होगा मतलब कहां पे इनकंसिस्टेंट होगा लीनियर इक्वेशन, कहां पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। उस कंडीशन में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दोनों में से हो सकता है कुछ भी। अब देखिएगा यदि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, उसके साथ साथ जो एडजॉइंट है उस मैट्रिक्स का वो भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट्स भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, ये भी आपके 0 के इक्वल नहीं आ रहे हैं। उस कंडीशन में यदि ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो ये होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पे यदि एक शब्द में यदि आप बताना चाहें कि कहां पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसके लिए आप याद रखिए, आप बता सकते हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहां पे जहां भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। आप इसी से चेक करके बता सकते हैं, जहां पे ये नॉट इज इक्वल टू 0 हो, 0 के इक्वल नहीं हो, उस कंडीशन में वो क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और उसका क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यदि कहीं पे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू यदि 0 आ जा रही है, तो 0 आ जा रही है तो इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका सॉल्यूशन नहीं होता। यदि कोई मैट्रिक्स सिमिलर है, यदि आपको पता चल जाए कि उसका डिटर्मिनेंट से 0 आएगा तो सॉल्व नहीं होगा। अभी आप सोच रहे होंगे ये डिटर्मिनेंट्स क्या है, तो जो ये जब खत्म हो जाएगा मैट्रिक्स, इसके बाद मैं डिटर्मिनेंट्स की वीडियो लेके आऊंगा, तो उसमें डिटर्मिनेंट्स के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा।
यदि ये 0 के इक्वल आ रहा है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स न होकर के ये सिमिलर हो जाएगा। और नॉन सिमिलर कब होगा? जब ये नॉट इज इक्वल टू 0 आए। और जब नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा तभी उसको क्या कर सकते हैं? हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि वो इक्वेशन सॉल्व होगा तो होगा कंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट। और उसका क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक वैल्यू x की आएगी और एक वैल्यू क्या आएगी? y की आएगी। अब देखेंगे हम केस 2। केस 2 में यदि a की वैल्यू क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। 0 का मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। भले आपका एडजॉइंट a की वैल्यू 0 ना आए। आप खुद सोचिए कि भाई इसकी वैल्यू 0 आ गई और 0 में इसका डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइन होगा। और नॉट डिफाइन ही हो गया मतलब नॉट डिफाइन का मतलब वो सॉल्व ही नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। जब इम्पॉसिबल है तो उसका सॉल्यूशन क्यों आएगा? इस कंडीशन में क्या होगा? ये इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट होगा और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब ना ही यहां पे x की वैल्यू आएगी ना ही यहां पर y की वैल्यू आएगी। दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं आएगी। अब हम तीसरे केस के बारे में जानेंगे। यहां पर केस 3। केस 3 में हम क्या जानेंगे? यदि इसकी भी वैल्यू 0 आ जा रही है मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स भी है और साथ में जो एडजॉइंट है मैट्रिक्स का इसकी वैल्यू 0 आ जा रही है। दोनों की वैल्यू क्या आ जा रही है? 0 आ जा रही है। मतलब न्यूमरेटर में भी 0 और डिनोमिनेटर में भी 0। देखिए b की बात नहीं करना, ये जब सॉल्व होगा तभी b से मल्टीप्लाई होगा। ये सॉल्व ही नहीं होगा तो b से क्या मल्टीप्लाई होगा? आप सोच रहे होंगे ये b के बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। जब भाई ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, p अपॉन q के फॉर्म में, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, यही दोनों डिसाइड करेंगे कि ये जो आपका लीनियर इक्वेशन है 2 या मोर देन 2 वेरिएबल्स का मतलब 3 वेरिएबल वाले वो सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, वो यहीं पे डिसाइड होगा। इस केस में जो इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट भी होगा और इनकंसिस्टेंट भी होगा। और वहां पे जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये जो तीनों केस है ये तीनों केस मैट्रिक्स के हिसाब से, जो पहला केस है ये भी जब हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है। जो उधर आपने लीनियर इक्वेशन के लिए पढ़ा था जिसको अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं, वो वहां पे जब हम एल्जेब्रिक मेथड ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तब उसकी जरूरत पड़ती है। उसका यहाँ पे कोई जरूरत नहीं रहेगा। यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इन तीनों को अपने को ध्यान देना रहेगा। ये तीनों जो केस हैं वो इसके बेस पे केस बनेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जो मैं इसका अगला वीडियो लेके आऊंगा पार्ट 5, उसमें इंपॉर्टेंट जो कि आपका जो बोर्ड के एग्जाम है, सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड के एग्जाम है और या फिर जेई के स्टूडेंट हैं, उसके हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।